अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं फैसल जिलानी। आप सब लोगों को खुशामदीद करूंगा। आज एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप लोगों ने तो देखा होगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडियाज़ वगैरह वगैरह। टाइटल तो आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, या आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट इज़ द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। लेकिन इंफॉर्मेशन जिस तरह मैंने सर्च किया यूट्यूब वगैरह पर, तो मुझे सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन नहीं मिली। और आप सब लोगों को पता है फार्मासिस्ट कम्युनिटी को कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए मुझे लगा कि स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ कि ये हर फार्मासिस्ट को जानना भी चाहिए और हर फार्मासिस्ट जानना चाहता भी है। तो जनाब, स्टार्ट करने से पहले मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा डॉक्टर आमना, बिकॉज शी रियली हेल्प्ड इन मेकिंग दिस वीडियो। सो अगेन थैंक यू सो मच। मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा जनाब, तो शुरू करते हैं। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि इस टॉपिक को कुछ स्लाइड्स में बनाया जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो, हमने कोशिश भी की है कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के बारे में तो बराए करम कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हम ज़रूर आपको उसका जवाब देंगे। तो आइए स्क्रीन की तरफ जाते हैं। स्क्रीन पर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर यू कैन से स्कोप ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, व्हाट टाइप ऑफ सेटअप इज़ देयर इन अ हॉस्पिटल फॉर फार्मासिस्ट। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। अच्छा जी, तो मैं स्लाइड्स ऑन कर चुका हूँ। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं स्कोप एंड ड्यूटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक फ्रेश बंदा वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकता है, और उसके बाद बनने के बाद उसकी ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप लेट्स गो। कंटेंट क्या है हमारे पास? कंटेंट है क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डिस्कस करेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन हॉस्पिटल सेटअप। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हॉस्पिटल के सेटअप में फार्मासिस्ट की। तो सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने डेफिनेशन लगाया है। तो सिंपल ये है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एक प्रोफेशनल लाइसेंस बंदा होता है, और उसका काम क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव जो है वो मेडिकेशन थेरापी या इलाज आप कह सकते हैं, इलाज की जाए, और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दवाई फ़ायदा दे, और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को इफ़ेक्टिव मेडिकेशन वो पहुंचाए, और उसके साथ साथ जो है एडवर्स इफ़ेक्ट कम आ जाए। तो ये एक वर्ड जो है इफ़ेक्टिव एंड सेफ मेडिकेशन थेरापी, इसके लिए फार्मासिस्ट को बहुत चीज़ों को फिर करना पड़ता है, और वो आगे जाके हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जगह पर फार्मासिस्ट की क्या क्या ड्यूटी होती है। डेफिनेशन को आप लोग आगे देख सकते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है कि हॉस्पिटल में एक टीम वर्क होता है, यानी फिजिशियन होते हैं, नर्सेज होते हैं, पैरामेडिक स्टाफ होता है। तो ये सब एक टीम वर्क होता है, और फार्मासिस्ट भी उसी टीम वर्क का एक हिस्सा होता है, और वो सारे जो है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। यानी अगर आप एक को भी निकाल दें तो सिस्टम नहीं चलेगा। अगर आप नर्स को निकाल दें, अगर आप फार्मासिस्ट को निकाल दें, अगर आप फिजिशियन को निकाल दें, तो ये एक टीम वर्क होता है, और फार्मासिस्ट उसी टीम वर्क में काम करता है, और उसी का मकसद वो दोबारा मैं बताऊंगा कि सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव मेडिकेशन थेरापी है, और उसी के लिए हम आगे जाके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो गया। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है एक बंदे के लिए क्या है कि वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सके। तो सबसे पहले तो फार्म डी है, और बी फार्म जो 4 साल डिग्री होती है, ज़्यादातर इंडिया में बी फार्म होता है, और फार्म डी भी होते हैं। दोनों वो एलिजिबल है, और दोनों ग्रेजुएट जो है वो बन सकते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट।
अब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ आते हैं। लेट सपोज़ अगर एक बंदा फ्रेश ग्रेजुएट है, वो फारिग हो गया, इसने फिर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो उसके ऊपर पूरा उतरा और उसको जॉब मिला, तो अब क्या करेगा, उसके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे हॉस्पिटल के अंदर। तो इसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानने के लिए सबसे पहले तो हमें हॉस्पिटल सेटअप को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल में होता क्या है अंदर। तो एक आईपीडी ओपीडी, तो हॉस्पिटल के अंदर होता है एक आईपीडी एंड ओपीडी। आप लोगों को पता होगा कि आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट और ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो फिर इन पेशेंट डिपार्टमेंट में हमारे पास आते हैं कंपाउंडिंग फार्मेसी, ईआर यानी इमरजेंसी फार्मेसी, ओटी फार्मेसी यानी ऑपरेशन थिएटर जो है वो उसकी फार्मेसी, और टेक होम फार्मेसी। और उसके बाद ओपीडी में उसमें सबसे पहले ओपीडी यानी मेन ओपीडी फार्मेसी और सेकंड जो है इमरजेंसी ओपीडी फार्मेसी। ठीक है, तो अब आगे जाके हम एक एक को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर फार्मासिस्ट के जो ड्यूटीज़ है या स्कोप है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले सबसे पहले कंपाउंडिंग फार्मेसी। तो कंपाउंडिंग फार्मेसी क्या होती है? जहाँ कंपाउंडिंग होता है वो फार्मेसी, जिधर कंपाउंडिंग हो जाती है मेडिसिन की वो कंपाउंडिंग फार्मेसी होती है। और उसके अंदर जो फार्मासिस्ट होता है उसका काम ये होता है कि वो कस्टमाइज्ड डोजेज फॉर्म जो है वो प्रिपेयर करता है प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक। तो फॉर एग्जांपल कभी कभी फिजिशियन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि 50 ग्राम NaCl कैप्सूल या 100 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड कैप्सूल्स। तो ये तो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो ज़ाहिर इसका आपने फिर कंपाउंडिंग करना है। तो उधर जो फार्मासिस्ट होते हैं वो फिर ये कंपाउंड करते हैं। फिर कंपाउंडिंग फार्मेसी में हमारे पास जो है वो एक स्टेराइल एरिया होता है, एक नॉन स्टेराइल एरिया होता है। तो उसको हम देखते हैं नॉन स्टेराइल एरिया और स्टेराइल एरिया। तो नॉन स्टेराइल एरिया में कौन कौन से कंपाउंडिंग होते हैं और स्टेराइल एरिया में कौन कौन से कंपाउंडिंग होते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड कैप्सूल्स, अब ये नॉन स्टेराइल एरिया में होता है। दूसरा आप देख सकते हैं डेल्टाज़ेम क्रीम जो है ये नॉन स्टेराइल कंपोजिशन है। मैजिक माउथ वॉश, ये माउथ अल्सर के लिए एक सिरप तैयार किया जाता है, ये नॉन स्टेराइल में होता है। इसी तरह GTN नॉन स्टेराइल एरिया में। इसी तरह हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, नॉर्मल सेलाइन यानी 100 ml, 500 ml, 1000 ml, और ये सारे जो है फिर आप लोग देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि नॉन स्टेराइल में कौन कौन से जो है वो कंपाउंडिंग किए जाते हैं। स्टेराइल में आते हैं कीमो मेडिसिन कंपाउंडिंग है, जो ऐसे पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट होते हैं तो उसको फिर उसके लिए एक ख़ास जो है वो मेडिसिन कंपाउंडिंग की जाती है। वो सारे जो है वो स्टेराइल एरिया के अंदर होते हैं। इसी तरह TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, TPN जो है वो स्टेराइल एरिया में तैयार किए जाते हैं पेशेंट के लिए जो या तो मुंह से वो खुराक ले नहीं सकते या फिर ऐसे प्रोसीजर ऐसे है कि वो खुराक लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो फिर हॉस्पिटल में उसकी बॉडी वेट और सारे इन चीज़ों को देखकर उसका एक अलग फार्मूला है। TPN के ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, वो फार्मूला आपके सामने डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों ने एक इंडिविजुअल के लिए उसकी बॉडी के मुताबिक जो है कंपाउंडिंग करना है TPN का। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो TPN जो है वो स्टेराइल एरिया में तैयार किया जाता है। इसी तरह ऑल क्रिटिकल कंपाउंडिंग, मतलब जो भी क्रिटिकल यानी इंजेक्टेबल्स होते हैं तकरीबन, वो भी इधर उसका अगर कोई हो कंपाउंडिंग तो वो भी इधर किया जाता है। तो ये था कंपाउंडिंग फार्मेसी। और कंपाउंडिंग फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट का रोल, तो ये सारे जो भी प्रिपरेशन होते हैं ये फार्मासिस्ट ही के अंडर विजन होते हैं और सुपरविजन में होते हैं। फार्मासिस्ट खुद करते हैं और ये जो है तैयार किया जाता है ये कंपाउंडिंग इधर। इसी तरह इमरजेंसी फार्मेसी जब उसमें क्या होता है, इमरजेंसी फार्मेसी ज़ाहिर है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही होते हैं और उसके अंदर जो फार्मासिस्ट होता है उसका काम यही होता है कि इमरजेंसी अगर किसी को कोई पेशेंट आता है, यानी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी को स्ट्रोक हो जाता है, इमरजेंसी कंडीशन एज़ यू नो ऑल कि इमरजेंसी में क्या होता है, तो उधर जो भी मेडिसिन इमरजेंसी होते हैं वो फार्मासिस्ट डील करता है। इमरजेंसी फार्मेसी जो है वो IPD और OPD दोनों डिपार्टमेंट्स को है जो है वो कवर करते हैं। ठीक है,
इसके बाद ऊटी फार्मेसी, तो ऊटी मीन ऑपरेशन थिएटर, और उसके अंदर एक फार्मेसी होती है ऊटी के अंदर, और उसके अंदर एक फार्मासिस्ट का होना जो है वो लाजमी है। इधर एक फार्मासिस्ट एट अ टाइम ऑफ ऑपरेशन जो है वो मौजूद होता है, और ऑपरेशन के दौरान जो भी जो है सर्जरी के दौरान जो भी मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं वो उस फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो उसको देख सके, और उनका सब कुछ अंडर होता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट ये भी है कि ओटी फार्मेसी यानी ऑल हॉस्पिटल के सेटअप अगर आप देखें तो पहले जो है वो चार्ज किया जाता है, और उसके बाद जो है वो डिस्पेंसिंग की जाती है मेडिसिन का पेशेंट के लिए। लेकिन ऊटी में प्रोसेस जो है वो उल्टा है, पहले डिस्पेंसिंग होता है, उसके बाद जो है वो फिर चार्ज किया जाता है पेशेंट को। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। इसके बाद टेक होम फार्मेसी। अब टेक होम फार्मेसी क्या है? ये एन पेशेंट डिपार्टमेंट में एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मेसी होती है। इसके अंदर जो फार्मासिस्ट होता है उसका काम क्या होता है? वो फार्मेसीज होते हैं जहाँ पेशेंट जब डिस्चार्ज किए जाते हैं, यानी पेशेंट आ गए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, फिर उसको 1 दिन 2 दिन बाद वो डिस्चार्ज की जाते हैं, तो उसको डिस्चार्ज करने से पहले जो मेडिसिन लिखते हैं फिजिशियन, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो टेक होम फार्मेसी से फिलिंग उसकी हो जाती है, और उधर के जो फार्मासिस्ट है सबसे पहले तो वो प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन आता है कंप्यूटर पर, वो देखता है, उसमें इंटरवेंशन करता है, कोई इंटरेक्शन वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उधर प्रिस्क्रिप्शन का फिलिंग होता है, और उसके बाद जो है वो डोर पर शिफ्ट किए जाते हैं उधर वार्ड्स पर जो भी पेशेंट होते हैं, और उसके बाद जो है फार्मासिस्ट ख़ुद उधर जाता है और वार्ड्स में, और पेशेंट को काउंसल कर देते हैं कि कैसे आप लोगों ने घर में जाके ये जो मेडिसिन है इसको आप लोगों ने कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो पेशेंट काउंसलिंग जो है वो फार्मासिस्ट ख़ुद करते हैं। टेक होम फार्मेसीज़ में जो भी फार्मासिस्ट होते हैं उनका यही जो है वो ड्यूटी होती है, ठीक है। इसके बाद ओपीडी है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फार्मेसीज़। तो उसमें एक मेन ओपीडी फार्मेसी आती है जिसमें सारे हॉस्पिटल में जो भी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो पेशेंट आते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और फिर वो जाते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट तो होते ही नहीं, तो बस वो जाके ओपीडी फार्मेसी से बस प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फिल होता है, डिस्पेंसिंग होता है उधर से, और वो चले जाते हैं। इसके साथ साथ ER-OPD फार्मेसी, यानी पहले मैंने आपको बताया इमरजेंसी OPD फार्मेसी, तो सेम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये एक OPD फार्मेसी होती है, और वहाँ सब कुछ डील करता है। जो भी इमरजेंसी पेशेंट आउट पेशेंट होते हैं वो आते हैं, तो वहाँ मेडिसिन जो है वो उनको दिए जाते हैं। इसके बाद कुछ ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स एंड पेशेंट फार्मेसीज विच फार्मासिस्ट आर डीलिंग विद। ऑर्डर का मतलब यहाँ प्रिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। प्रिस्क्रिप्शन आर ऑफन रेफर्ड टू एज ऑर्डर्स एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रिस्क्रिप्शन को जो है वो ज़्यादातर ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। तो एक स्टेट ऑर्डर होता है, एक रूटीन ऑर्डर होता है। अब देखते हैं स्टेट ऑर्डर क्या होता है और रूटीन ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो स्टेट ऑर्डर, द वर्ड स्टेट essentially come from a Latin word statum, which mean as soon as possible or immediately. So when a doctor's prescription mention a state medicine, this means this drug should be administered urgently and very quickly, immediately, okay। यानी इसको आप अर्जेंट प्रिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, और राइट नाउ आप लोग समझ लेना चाहिए आप लोगों को राइट नाउ का कि मतलब अभी के अभी, यानी बेनेड्राइल 50 mg PO स्टेट, इसका मतलब है कि बेनेड्राइल 50 mg एक एंटीहिस्टामिन है टैबलेट, और इसको ओरली आप लोगों ने स्टेट डोज देना है, यानी क्विकली अभी के अभी देना है, और स्टेट ऑर्डर का यही मतलब होता है, ठीक है। अब रूटीन ऑर्डर क्या है? रूटीन ऑर्डर ये है कि a routine order is a prescription that is followed until another order cancel it, यानी एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन जो या एक ऐसा ऑर्डर कि जो नेक्स्ट ऑर्डर तक वो रूटीन में चलता रहे, और नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन या ऑर्डर जो है वो उसको कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा उसी ऑर्डर को फॉलो करते रहना है फार्मासिस्ट को और नर्सिस को उसका एडमिनिस्ट्रेशन। रूटीन ऑर्डर इज लेसेनोप्रेल 10 mg PO डेली, ये एक रूटीन में दिया जाता है डेली, उसको ये टेबलेट 10 mg का दिया जाता है थ्रू ओरल रूट, और तब तक ये दिया जाता है जब तक अनदर प्रिस्क्रिप्शन उसको कैंसिल करता है, ठीक है। तो ये रूटीन ऑर्डर हो गया। इसमें फिर
बहुत टाइप्स है ऑर्डर्स में। ये तो मैंने जनरली बस 2 जो मेन फॉलो किए जाते हैं, स्ट्रेट और रूटीन, तो उसको मैंने पिकअप किया है। लेकिन इसके अंदर बहुत तकरीबन 2-3 और 4 तक है और भी, तो आप लोग फिर मज़ीद डिटेल में पढ़ सकते हैं गूगल से या किसी भी बुक से। लेकिन नॉर्मल जो इम्पॉर्टेंट है वो ये दोनों है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से रखे हैं 2-3, लेकिन आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर इसको अभी डिस्कस करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन फार्मासिस्ट कैन गेट एक्सपोजर इन हॉस्पिटल। तो यहाँ तो मैंने वैसे ही एग्जांपल के लिए 1-2 चीज़ों को मेंशन किया है, लेकिन मैं अगर आप लोगों को कहूँ, अगर आप एक JCI अप्रूव्ड हॉस्पिटल में काम करते हैं, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल जो होता है, JCI अप्रूव्ड अगर एक हॉस्पिटल है, तो उसमें जनाब आपके A to Z तकरीबन, मैं कहूँगा अगर मैं गलत ना हूँ तो A to Z जो भी मेडिसिन है, यानी कीमो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, पेन किलर्स है, एंटी डायबिटिक्स है, एंटी हाइपरटेंसिव है, और कुछ भी है, जो भी क्लासेस है, ये तो मैंने आपको जस्ट कुछ एग्जांपल दिए, तो आपका सब के साथ एक्सपोजर होता है, ठीक। तो अब हाउ मच पे, तो फ्रेश फार्मासिस्ट मोस्टली पे स्ट्रक्चर फॉर फ्रेशर्स इन पाकिस्तान जो है, ये हॉस्पिटल में 25 के टू 28-30 के है, ये फ्रेश फार्मासिस्ट जो होता है, क्योंकि हॉस्पिटल फ्रेश हॉस्पिटल जूनियर फार्मासिस्ट को फिर पहले जूनियर होता है, फिर उसका एक टेस्ट होता है, वो जो देता है 2-3 महीने बाद, तो फिर प्रमोशन होता है आगे जाके। लेकिन और उसके साथ साथ उसका जो है सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये फ्रेश का इधर है। इंडिया में अगर फ्रेश हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है तो उनका सैलरी जो है वो 16,000 से लेके 3,000 या इसी तरह 20,000 तक हो सकते हैं, और इसी तरह उनका भी यही सिस्टम है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो प्रमोशन होता है। अच्छा जनाब, थैंक्स फॉर वाचिंग, योर क्वेश्चन आर वैल्यूएबल फॉर अस, काइंडली आस्क ओपिनियन। अच्छा जनाब, तो ये था सारा डिटेल अबाउट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड हॉस्पिटल सेटअप अबाउट फार्मेसी। सो अगेन, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, ज़रूर आंसर करेंगे। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।